आखिर डोनाल्ड ट्रंप क्या चाहते हैं? क्योंकि देखिए, जब से सीज फायर खत्म हुआ है 13 दिन से लगातार यूएस और ईरान में घमासान जारी है। ट्रंप ने कहा है वो बात नहीं करेंगे ईरान से, और उसके अलावा ग्लोबली अगर देखें तो बहुत कुछ हो रहा है जो न सिर्फ इकोनॉमीज पर असर डाल रहा है बल्कि शेयर मार्केट्स पर भी असर डाल रहा है, दुनिया भर की और भारत की। 24 जुलाई की शुरुआत इस खबर से हुई कि जो क्रूड है उसमें आग लग गई है, क्योंकि ब्रेंट $100 प्रति बैरल के पार पहुंच गया। और इसके बाद ग्लोबल मार्केट्स की अगर हम बात करें तो वो क्रैश होती दिखाई दी। इंडियन मार्केट्स की बात करें तो यहां पर 24,000 का स्तर ऑलरेडी हम तोड़ चुके थे, 23,800 के भी नीचे अब हम ट्रेड कर रहे हैं निफ्टी पर। तो बहुत कुछ हो रहा है और बहुत सारे जवाब इस समय लोग ढूंढने की कोशिश कर रहे हैं। आज इस वीडियो में भी हम कई सवालों के जवाब ढूंढने की कोशिश करेंगे। हमारे साथ इस समय शरद कोहली जी यहाँ पर मौजूद है। सर, वेलकम टू गुड रिटर्न्स। नमस्कार अर्निमा, आपको और गुड रिटर्न्स के सभी फॉलोअर्स, व्यूअर्स, सब्सक्राइबर्स को मेरा अभिवादन। सर, सवाल यही है कि डोनाल्ड ट्रंप क्या चाहते हैं? सिर्फ और सिर्फ हॉर्मूज पर संकट नहीं है, एक और बड़ी खबर आ गई है कि रेड सी भी अब जो है वो संकट के दौर से गुजर रहा है। क्यों? क्योंकि ईरान बैक्ड हूथियों ने रेड सी में कमर्शियल शिपिंग पर हमले का दावा कर दिया। अब ईरान भी ये कहने लगा है डोनाल्ड ट्रंप के बयानों के बाद कि अगर हम ऑयल मार्केट में ट्रेड नहीं कर सकते तो कोई और गल्फ कंट्री को भी ट्रेड नहीं करने देंगे। यानी अभी तो $100 प्रति बैरल के पार हुआ है क्रूड, और आगे बढ़ते हुए देखा जा सकता है अगर ऑल्टरनेटिव सोर्सेज भी बंद हो गए एनर्जी के। कट टू डोनाल्ड ट्रंप, यूएस ने एक बार फिर से टैरिफ्स के ऐलान भी कर दिए हैं। 10 से 12.5% टैरिफ फोर्स्ड लेबर के जो कॉन्सेप्ट्स हैं उसके ऊपर लगाने की बात कर रहे हैं। इसमें इंडिया को भी 10% टैरिफ की रेंज में रख दिया। क्या चाहते हैं डोनाल्ड ट्रंप? पूरी जियोपॉलिटिकल इकोनॉमी को हिला करके रख देंगे। क्या चाहते हैं डोनाल्ड ट्रंप? अर्निमा, एक वर्ड में बोलूं तो सर्वनाश। विनाश काले विपरीत बुद्धि, बस यही मैं कह सकता हूं। क्योंकि कोई भी पैरामीटर जो है वो ठीक से नहीं चल रहा है। पहले टैरिफ की बात कर लेते हैं, जो आपने बाद में बात करी। जी हाँ, भारत को भी अब 10% टैरिफ, एडिशनल टैरिफ लगेगा। पहले 10% टैरिफ लग रहा था। गुड रिटर्न्स के सभी दर्शकों को टैरिफ के मामले में पिछले 2 अप्रैल से इतना कंफ्यूज किया है डोनाल्ड ट्रंप ने कि पता ही नहीं लगता कितने का टैरिफ है, किस पर टैरिफ है, कब से टैरिफ है, किस परसेंटेज पे, कब वापस लिया, कब लगाया, कब नया लगाया, कब रिवाइज किया, वगैरह वगैरह। तो 10% टैरिफ जो इसको MFN कहते हैं, मोस्ट फेवर्ड नेशन टैरिफ, जो कि पूरी दुनिया पर वो लगाया हुआ था उन्होंने। ये टैरिफ बेसिक टैरिफ है जो अमेरिका में लगता ही लगता है जी। उसके अलावा यूएस ट्रेड एक्ट है 1974 का, उसके अंतर्गत उन्होंने सेक्शन 122 है उसके अंतर्गत उन्होंने एक एडिशनल टैरिफ भारत पर लगाया हुआ था 10% का। वो 10% वो 150 दिन के लिए था, भारत पर भी और अन्य देशों पर भी। क्योंकि जब से इनके जो बाकी रेसिप्रोकल टैरिफ पॉलिसी थी वो सुप्रीम कोर्ट ने उठा के उसको खारिज कर दिया था, तब से इन्होंने ये लगाए थे। ये सेक्शन 122 150 दिन की परमिशन मिलती है किसी भी प्रेसिडेंट को लगाने के लिए। 150 दिन बाद उसको वापस कांग्रेस यानी कि पार्लियामेंट से आपको रेटिफाई कराना पड़ता है उसको, आप उससे आगे नहीं। तो 24 जुलाई यानी कि आज वो खत्म हो गया। उससे पहले इन्होंने फिर से ड्रामा शुरू कर दिया। भारत को 12.5% पहले से टैरिफ की धमकी दी हुई थी कि भारत फोर्स लेबर, जबरन मजदूरी इस्तेमाल करता है, चाइना से कुछ गुड्स मंगाता है जिसमें जबरन मजदूरी है। भारत ने उसका पुरजोर विरोध किया था, और इसी वजह से इंडिया यूएस ट्रेड डील जिन वजह से अटकी हुई थी उनमें से अहम वजह ये थी कि भारत इसका प्रोटेस्ट कर रहा था कि आप ये हमारे ऊपर नहीं लगा सकते, सेलेक्टिव बेसिस पे आप नहीं लगा सकते। हम कोई भी अपनी मर्जी से जबरन मजदूरी का काम नहीं करते हैं। पूरी दुनिया पे उन्होंने ये टैरिफ ठोक दिए। भारत पर थोड़ा सा रिलीफ ये दिया है, 12.5 की बजाय उसको 10 कर दिया है। तो यानी कुल मिला के जो लोग समझना चाहते हैं भैया टैरिफ है कितना, पहले ये बताओ। तो 10% MFN टैरिफ है, और 10% ये वाला, इसको सेक्शन 301B के अंतर्गत टैरिफ कहते हैं, जो कि अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिसेस अमेरिका अप्रूव करता है जबरदस्ती कि हमारे साथ जो है अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिस हो रही है, उसमें जबरन मजदूरी इन्होंने एक वजह बनाया। और ये 10%, तो आज रात से 12 बजे से, यानी अमेरिकी समय हमारे आज रात से 12 बजे से भारत के ऊपर 10 + 10 20% टैरिफ लगेगा। इसका मतलब इंडिया यूएस की जो ट्रेड डील है, जिसकी हम बार बार बातें करते हैं, कितने लोग यहाँ आते हैं वहां जाते हैं, ना जाने कितनी बार इसके बारे में बातचीत हो सकी, वो अभी भी लिम्बो में रहेगी। मुझे नहीं लगता वो अभी फाइनल होगी, क्योंकि भारत इस टैरिफ का विरोध करेगा। ऑस्ट्रेलिया जैसे 60 देशों पे लगाया है, ऑस्ट्रेलिया जैसे देश पे भी लगा दिया उन्होंने। सभी देश इसका विरोध कर रहे हैं, और डोनाल्ड ट्रंप ये भूल जाते हैं कि टैरिफ और किसी पे नहीं, अपने ऊपर लगा रहे हैं। ये सामान जो वहां जाएगा
उसके ऊपर जो अमेरिकन इंपोर्टर्स है वो टैरिफ देंगे, अमेरिकी जनता उसका खामियाजा भुगतेगी। यहाँ तो एक्सपोर्ट तो ठीक है, हो रहा है जो हो रहा है, पर अल्टीमेटली टैरिफ देगा कौन? अल्टीमेटली तो इसको अमेरिकन इंपोर्टर्स को और अल्टीमेटली अमेरिकन कंज्यूमर्स को देना पड़ेगा। तो और महंगाई बढ़ने की रेसिपी मुझे लगता है तैयार हो रही है अमेरिका में। इधर दूसरी डेवलपमेंट जो है अमेरिका में, इन्होंने $73 बिलियन की अर्निमा मांगी और ग्रांट कांग्रेस से। कांग्रेस वहां पर पार्लियामेंट को कहते हैं कि भाई हमें लड़ाई लड़ने के लिए और चाहिए, और $73 बिलियन इनको मिल भी गई। 216/214 वोट से इनको हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव्स में मिल गई। और अब इनको 73 यानी कि लड़ाई अभी इनकी और लंबी चलाने का मूड है, क्योंकि $73 बिलियन और मिल गया। ऑफिशियल तौर पे इन्होंने बताया कि हमारे अभी तक $37 बिलियन खर्च हुए हैं। इसका मतलब करीब करीब उससे डबल पैसा इनको और मिल गया है। तो अभी ये लड़ाई लंबी चलाने के मूड में नजर आ रहे हैं। दूसरी बात, तीसरी बात, लड़ाई रोकने के लिए एक वोट किया गया हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव में। वो वोट ये 204/208 से हार गए जी। पर क्योंकि हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव में हारे, अभी हाउस ऑफ सेनेट में जाएगा। पर वो वोट एक फॉर्मेलिटी होता है, क्योंकि उसमें अमेरिकन प्रेसिडेंट को वीटो पावर होती है। पर ये जतला रहा है कि इनकी रिपब्लिकन्स में इनकी क्रॉस वोटिंग भी हुई है, और रिपब्लिकन्स में इनकी मेजोरिटी धीरे धीरे करके सरकती जा रही है। नवंबर में मिड टर्म में क्या करेंगे मुझे नहीं मालूम। अब आते हैं वापस क्रूड ऑयल। बिल्कुल क्रूड आउट ने सेंचुरी मार दी है, 100 से ऊपर चला गया है। डॉलर इंडेक्स 101 से ऊपर चला गया है। बॉन्ड यील्ड जो है 4.7 क्रॉस कर गई, और 4.7 अमेरिका में और बहुत खतरनाक लेवल माना जाता है। इट इज कंसिडर्ड एज अ वेरी डेंजरस लेवल, कि अगर आपका 4.7 क्रॉस कर जाती है तो खतरे की घंटी होती है अमेरिका में ये। और बहुत ही विकट परिस्थिति है। इन्फ्लेशन अमेरिका में फिर बढ़ने का हो गया है। फिर एक बार ऑयल की प्राइसेस अमेरिका में, जो गैस है, गैसोलीन जिसको बोलते हैं, वो फिर $3.5-4 के आसपास जाने लग गया है। पीछे आपको याद होगा जब पीक पे था $5 चला गया था। 2 महीने के अपने सबसे ऊपरी स्तर पर इस समय क्रूड ऑयल पहुंच गया है। बहुत चिंता की बात है। वियतनाम, जापान, चाइना, भारत, सबके लिए चाइना 97% इंपोर्ट करता है, भारत 88% क्रूड अपना इंपोर्ट करता है। हमारा इंपोर्ट बिल फिर बढ़ेगा। हम लोग अभी आंतरिक मामलों में बहुत टेंशन है अर्निमा, प्रदर्शनों को लेके, पेपर लीक से संबंधित। उस चक्कर में हम ये जो अंतरराष्ट्रीय टेंशन है, जियो इकोनॉमिक और जियो पॉलिटिकल, उसको भूले हुए हैं। ये टेंशन भी बहुत बड़ी है। ये अगर आंतरिक टेंशन कम नहीं है तो ये भी बहुत छोटी नहीं है, ये बहुत बड़ी टेंशन है। और मुझे लग रहा है कि पेट्रोल डीजल के दाम के हम घटने की बात करते थे, और आपको याद होगा हमने बात करी थी कि अब घटाना चाहिए। अब कीमतें नीचे आ गई, घटाना तो अब भूल जाइए। अब तो ये सोचिए कि अब अगली फिर कहीं और एक इंक्रीज तो नहीं आना पा रहा, क्योंकि पेट्रोलियम मिनिस्टर ने 2 दिन पहले पार्लियामेंट में बोल दिया कि सारी की सारी ऑयल मार्केटिंग कंपनीज घाटे में आ गई हैं। फिर से पेट्रोल, डीजल, एलपीजी सब पे अंडर रिकवरी भारी मात्रा में शुरू हो गई है। तो सिचुएशन ऑन द इकोनॉमिक फ्रंट इज वेरी वेरी टेंस एंड स्ट्रेसफुल। स्टॉक मार्केट्स की आपने बात करी, स्टॉक मार्केट्स आर बीन रॉकिंग। बड़ी मुश्किल से 24,000 के ऊपर जाके टिकी थी कुछ दिन के लिए। उम्मीद बंधी थी लोगों को, शायद वर्स्ट इज बिहाइंड अस, कि मार्केट ने अब इस युद्ध को जो है दरकिनार करना शुरू कर दिया है। रशिया यूक्रेन की तरह युद्ध होता रहे, हम तो अपनी चाल चलेंगे। पर ऐसा है नहीं, क्योंकि इस युद्ध में दिक्कत, इस युद्ध में क्रूड ऑयल विलेन है। ये युद्ध अगर शायद बिना क्रूड ऑयल वाला युद्ध होता तो इस युद्ध को भी मार्केट भुला के और अपनी चाल चलने लगती। जैसे रशिया यूक्रेन के लिए 4 साल से ज्यादा हो गए, मार्केट अब उस पर कोई ज्यादा ध्यान नहीं देती है। पर यहाँ पर क्रूड ऑयल एक विलेन है। तो मुझे लग रहा है मार्केट फिर 24,000 के ऊपर टिकी थी, फिर 23,500, 23,700। थोड़ी सी इस समय जब हम बात कर रहे हैं तो हल्की सी रिकवर करी है। इस समय निफ्टी 60-70 पॉइंट डाउन है, मेरे सामने स्क्रीन है। हल्की सी सुबह के मुकाबले कुछ रिकवरी दिखाई दी है। हो सकता है रिकवरी और आए तो थोड़ा बहुत ग्रीन में क्लोज हो। मार्केट अपनी तरफ से पूरी कोशिश कर रही है इस भंवर से निकलने की, पर मुझे लग रहा है डोनाल्ड ट्रंप निकलने नहीं दे रहे। जी सर, बाजार जरूर कोशिश कर रहा है। सही कहा आपने कि नंबर्स जो हैं वो बेटर हो रहे हैं। हो सकता है क्लोजिंग तक कुछ बेहतर नंबर्स दिखाई दे, लेकिन अगर हम देखें तो क्या एक लंबी कमजोरी की तरफ जा रहा है क्या इस समय भारतीय बाजार? क्योंकि बहुत मुश्किल से बुल्स ने ग्रिप बनाई थी, वो ग्रिप अब कहीं ना कहीं एक बार फिर छूट रही है। 24,000 का लेवल नहीं तोड़ रहा था बाजार, बहुत ज्यादा वॉलेटाइल था, फिर भी नहीं तोड़ रहा था। और एकदम से निफ्टी अगर 23,700 पर पहुंच जाए, 23,800 के भी नीचे चला जाए, तो भारतीय बाजार के लिए थोड़ा वेवी सा स्ट्रक्चर दिखाई देने लगता है फिर। बिल्कुल। और आपकी बात को मैं और आगे ले जाऊं और इस बात को कंक्लूड करूं, तो आप नोट करेंगे जो एफआईआईज हैं, एफपीआईज और एफआईआईज, पीछे जब क्रूड ऑयल $72-73 आ गया था तो एफआईआईज नेट पॉजिटिव भी हमें दिखाई दे रहे थे। उन्होंने कुछ खरीदारी भी यहाँ करी थी। तो एक चीज तो अब साफ हो गई कि एफआईआईज को जब क्रूड के दाम ऊपर जाते हैं
तब FIIs को भारतीय बाजार पसंद नहीं आता है। कल भी उन्होंने 3,000 करोड़ के 2999 करोड़ के आसपास की बिकवाली करी है। उनको वो पसंद नहीं आता क्योंकि FIIs को ये पूरी तरह से यकीन हो गया है कि क्रूड ऑयल भारत की अर्थव्यवस्था पर बढ़ने का मतलब है कि यहाँ पर कॉर्पोरेट वर्ल्ड की इनपुट कॉस्ट बढ़ेगी, इन्फ्लेशन बढ़ेगी, GDP रफ्तार कम होगी, यानी कि क्रूड ऑयल ट्रेड डेफिसिट बढ़ेगा। क्रूड ऑयल को लेके FIIs FPIs बड़े क्लियर हैं कि ये भारत के लिए अच्छा नहीं है। जैसे ही क्रूड ऑयल बढ़ता है वो लोग बिकवाली शुरू कर देते हैं। तो ये तो समझ आ रहा है। बिल्कुल आपने ठीक कहा, 24,000 के ऊपर जैसा मैंने भी कहा कि उम्मीद बनी थी टिकने की कि शायद अब हम 24,500 आगे 25 की तरफ जाएंगे। वहीं पर क्रूड ऑयल फिर एक बार $100 आ गया, 2 महीने के अपने सबसे ऊपर के स्थल पर है। ये बिल्कुल भी अच्छी खबर नहीं है। मैंने, आपको याद है, पिछले आपके शो पे कहा था कि जो डेवलप्ड वर्ल्ड है वो ऑलरेडी रिसेशन में है जी। जो चाहे वो यूरोप के कुछ देश हो, अमेरिका स्वयं हो, स्वीकार करें ना करें वो अलग बात है। पर अब मुझे लग रहा है ये जो यहाँ से और आगे 100 से ऊपर 125 150 की तरफ जाता है, तो ये बाय द वे 100 नहीं, हमारे लिए 105 है। अगर आप लैंडेड कॉस्ट लें और बास्केट लें सारी, हमारे लिए 100 से ऊपर है। अब ये बाकी की दुनिया को भी मंदी में मुझे लगता है धकेलने की नौबत आ जाएगी। जो हिस्सा अभी तक दुनिया का मंदी में नहीं है वो हिस्सा भी मंदी में आएगा। तो बहुत ही खतरनाक परिस्थिति है, बहुत विकट परिस्थिति है। मैं उम्मीद करता हूं कि ये जो प्रदर्शन चल रहे हैं जंतर मंतर और भारत के अन्य शहरों में, ये जल्द शांत हो, इसका कोई हल निकल कर आए, जिससे कि भारत सरकार का, प्रणाली का, लोगों का ध्यान अपनी ग्रोसरी बिल पर, अपनी किचन पर, अपने घर के बजट पर जाए। थोड़ा सा वहां भी ध्यान दे। आपके भी वीडियोस आजकल और दिन के मुकाबले कम चल रहे होंगे क्योंकि लोग जो है प्रदर्शनों से संबंधित खबरें की तरफ लोगों का ज्यादा आई बॉल्स हैं। मुझे बहुत सारे यूट्यूबर्स ने बताया, यूट्यूब चैनल्स ने बताया कि आजकल हमारे बाकी मुद्दों पर व्यूज कम आ रहे हैं। बात भी ठीक है, बात भी चिंता की है। अपना युवाओं का मामला है, पेपर लीक का मामला है जी, वो ठीक है। तो मैं उम्मीद करता हूँ जल्द शांत हो, जिससे कि इन आर्थिक मुद्दों पर फिर से एक बार भारत सरकार का और सब लोगों का ध्यान आए, क्योंकि फिर एक बार वही मंजर आ गया है जब आपको अपने अपने घरेलू बजट पर फिर से नजर मारनी चाहिए, क्योंकि महंगाई के दिन वो फिर से वापस, हालांकि कभी गए नहीं थे वैसे तो मैं ये कहूँ जो फिर से वापस आए, शब्द तो मैं जब कहूँ जब महंगाई ठंडी हो गई थी, पर एक उम्मीद बनी थी बीच में कि शायद अगले क्वार्टर तक कुछ यहाँ से रिवर्सल हो, पर वो उम्मीद भी अब मुझे खिड़की से बाहर जाती हुई और निमा दिखाई दे रही है। जी सर, यूएस मार्केट्स में भी हड़कंप है। ऐसा नहीं है कि सिर्फ भारतीय बाजार के ऊपर प्रेशर है, खुद यूएस मार्केट्स में हड़कंप है। S&P 500 लगभग 1.5% टूटा हुआ है पिछले सेशन की अगर हम बात करें। नैस्डैक 2.25% टूटा है। डाउ जोन्स में 1% की गिरावट देखने को मिल रही है। और अगर एशियन मार्केट्स की बात करूं तो एशियन मार्केट्स में भी निकेई गिरावट दिखा रहा है लगभग 3% की। कॉस्पी गिरावट दिखाता हुआ नजर आया लगभग 3% की। अभी ये यूएस मार्केट्स और एशियन मार्केट्स, इनके ऊपर भी प्रेशर बरकरार रहने वाला है, और क्या सिर्फ क्रूड एक फैक्टर है? देखिए, यूएस मार्केट्स के बारे में एक मैं विशेष कमेंट करना चाहूंगा आपकी इजाजत से। यूएस मार्केट्स आपको ज्यादा दिन तक प्रेशर में नहीं रहेंगे, क्योंकि यूएस मार्केट्स पर राष्ट्रपति ट्रंप की खास ध्यान है। पीछे भी आपको याद होगा मैंने बताया था कि एक लॉबी है वॉल स्ट्रीट में जो कि यूएस मार्केट्स को युद्ध में भी गिरने नहीं देती, बल्कि जब युद्ध होता है तो मार्केट वो नए नए रिकॉर्ड बनाती है। आप पिछले अगर 4-5 महीने का पूरा यूएस मार्केट्स के चार्ट्स देखें और लेवल्स देखें, आपको समझ आएगा। पहली बार मैंने देखा कि जो देश युद्ध में है उसकी मार्केट बम बम कर रही है, बल्ले बल्ले कर रही है। पहली दफे मैंने ऐसा देखा। तो मुझे लग रहा है यूएस मार्केट्स अगर एक आध दिन आपको नीचे आती दिखती हैं तो आपको वो रिकवर करती बहुत तेज दिखाई देंगी, क्योंकि मुझे वो वॉल स्ट्रीट में जो लॉबी है अर्निमा वो बहुत एक्टिव है। और आप देखिएगा एक आध दिन में यूएस मार्केट फिर आपको ऊपर चढ़ती दिखाई देगी। उनको कोई मतलब नहीं क्रूड ऑयल से, कोई मतलब नहीं ईरान उनके सैनिक मर रहे हैं, उनके बेसिस पर हमला हो रहा है, वो हमला कर रहे हैं, इतना खर्च हो रहा है वगैरह वगैरह वगैरह। उनको इस बात से कोई मतलब नहीं। कल मैं एक नेशनल टीवी चैनल पे था, जहां में अंतर्राष्ट्रीय चैनल है वो, जहां पर मेरे साथ एक अमेरिकन थे जो कि मागा सपोर्टर हैं। उन्होंने एक ऐसी बात कही जिसको उन्होंने काउंटर किया, आपकी इस बात से निकल कर आती है। उन्होंने मुझे कहा, उनसे एंकर ने पूछा कि क्या $37 बिलियन अब तक जो यूएस युद्ध में खर्च कर चुका है, इतनी बड़ी अमाउंट, क्या अमेरिका को इसकी चिंता नहीं है? उसने ये जवाब दिया कि ये भारत के लिए बड़ा अमाउंट होगा, हमारे लिए कोई बड़ा अमाउंट नहीं है। तो मुझे ये बात बहुत बुरी लगी और मैंने उसके बाद उस अमेरिकन को बहुत लताड़ा है। मैंने कहा $37 बिलियन आपको ज्यादा होगा जब आपको पता लगेगा आपके यहाँ इन्फ्लेशन बढ़ रही है, जब आपके यहाँ निवेश नहीं आ रहा है, आपके यहाँ नौकरियां जा रही हैं, आपके यहाँ जॉबलेस क्लेम बढ़ रहे हैं, आपके यहाँ इन्फ्लेशन चढ़ रहा है।
ये सब आप पलट के देखेंगे तो आपको पता लगेगा $37 बिलियन का मतलब क्या होता है। और भारत के लिए भी $37 बिलियन कोई इतनी बड़ी अमाउंट नहीं है। भारत का इस प्रकार से मजाक उड़ाना ठीक नहीं। तो मुझे लग रहा है कि अमेरिकी अर्थव्यवस्था की तरफ अगर डोनाल्ड ट्रंप पलट के देखें तो बहुत कुछ है वहां पर इस समय रिपेयर करने के लिए, अटेंड करने के लिए। परंतु वो लोगों का ध्यान इलेक्शन में मुझे लग रहा है ईरान की तरफ झुकाना चाहते हैं कि लोग सब कुछ भूलकर उनको, ईरान की जनता को ये कहें कि देखो मैंने तुम्हें एक न्यूक्लियर हमले से बचा लिया। एक देश जो न्यूक्लियर तैयारी तुम्हारे खिलाफ कर रहा था, मैंने उसको ध्वस्त कर दिया, मैंने उसको पीटा, मैंने उस पे बम गिराए जिससे कि तुम लोग सुरक्षित रह सको। ये नैरेटिव लेके मुझे लग रहा है वो नवंबर के मिड टर्म में आना चाहते हैं। बाकी अमेरिकन मार्केट्स आप चिंता नहीं करिए, आपको एक आध दिन में आपको फिर बम बम करती दिखाई देंगी। मुझे इस बात पे 100% यकीन है। और जहां तक निक्केई कॉस्पी है, थोड़ा सा निक्केई कॉस्पी डाउ को फॉलो करते हैं, पर आप अगर इसका, हमारे पास तो हम लोग सारी दुनिया की मार्केट को फॉलो करते हैं। कैक है, डैक्स है, हैंसेंग है, स्ट्रेट टाइम्स है, हम लोग सारी मार्केट्स को ट्रैक करते हैं। आप अगर नोट करेंगे तो कॉस्पी, निक्केई बहुत ज्यादा अमेरिकन मार्केट्स के अब पीछे कम भागते हैं। बीच बीच में आपको जिस दिन अमेरिकन मार्केट गिरी होती है वो ऊपर जाते हैं, बल्कि उल्टा कई दफे दिखाई देगा आपको, वो नीचे जाते हैं, ये ऊपर जाते हैं, ये नीचे जाते हैं, वो ऊपर जाते हैं। कभी कभी अलाइंड होते हैं वर्ल्ड मार्केट से। पर हमें ये देखना पड़ेगा और कि कोरिया और जापान, वियतनाम, दोनों तीनों मार्केट्स जो हैं वो क्रूड ऑयल पर ये भी बहुत निर्भर मार्केट्स हैं। तो इसलिए क्रूड ऑयल के दाम का $100 चले जाना, मुझे लग रहा है ये कारण रहा कॉस्पी, निक्केई का नीचे जाने का। अदरवाइज ये मार्केट्स अब बहुत ज्यादा, अगर मैं एक बहुत सस्ता सा शब्द होता है, ये उनके अब इतने दुम छल्ले नहीं है। जी बिल्कुल। और सर थोड़ा इंडिया और यूएस की भी बात करें, ट्रेड डील की हालांकि आप बात कर चुके हैं। टैरिफ्स हमने जो कहा कि 10% के एक नए टैरिफ्स लगा दिए गए, लेकिन उसके अलावा भी एक टैरिफ की बात आई, अभी कुछ दिन पहले रिपोर्ट्स आई हैं, फेज वाइज फार्मा कंपनीज के ऊपर टैरिफ लगा दिए हैं डोनाल्ड ट्रंप ने, 0, 100 और 200%। हालांकि अभी वो कह रहे हैं कि अभी तो 0% है अगले 1 साल तक, लेकिन फिर अल्टीमेटली ये 200% भी तो होने वाला है। वो अलग की एक टेंशन अभी इस समय बनी हुई है। सिर्फ फार्मा सेक्टर के लिए टेंशन है, एक्सपोर्टर्स के लिए टेंशन है, या सच में इंडिया को एज इकोनॉमी चिंता करने की जरूरत है? इस मामले में मुझे लग रहा है अरुणिमा, चिंता करने की जरूरत नहीं है। आप पूछिए क्यों? क्योंकि अभी तो 0% है। उनको जेनरिक ड्रग, उनका जो हेल्थ केयर प्रोग्राम चलता है उसके लिए उन्हें जेनरिक ड्रग्स चाहिए और भारत से आते हैं। अगर उन्होंने अभी टैरिफ बढ़ा दिया तो उनका हेल्थ केयर प्रोग्राम सरकार के लिए ही महंगा हो जाएगा और वो सरकार के एक्सचेकर पर लोड डालने लग जाएगा। 2 साल बाद यानी 2028 में ये 100% होंगे। ठीक है जी। 2028 में तो डोनाल्ड ट्रंप का टर्म ही पूरा हो जाएगा। आपको लगता है कि वो दोबारा आएंगे? मुझे तो नहीं लगता दोबारा आएंगे। मुझे तो लगता है 2 साल पूरे ही कर लें, सत्ता में बने रहे, इम्पीच ना हो जाए पहले, तो ये चांस है। दूसरा, 2 साल और डोनाल्ड ट्रंप, उनके तो 2 दिन में 2 साल बीत जाते हैं। ठीक है, आज कुछ कहा, कल कुछ कहा, दिन में 3 बार, सुबह कुछ कहा, शाम को कुछ कहा, कहाँ 2 साल? उनका तो एक दिन ही 2 साल का होता है। ये मुझे लगता है फार्मा सेक्टर को मैं आपके शो के माध्यम से मैसेज देना चाहूंगा, इस बात को इधर से सुने, इस कान से सुने, इधर से निकाल दे। कोई जरूरत नहीं, 2 साल में ट्रंप राष्ट्रपति नहीं रहेंगे, और वैसे भी वो 2 साल में तो कम से कम 200 बार बदल जाएंगे। सर, फेड की पॉलिसी आने वाली है, एक बहुत बड़ा ट्रिगर, सिर्फ ग्लोबल मार्केट्स के लिए नहीं, भारतीय बाजार के लिए भी और कमोडिटी मार्केट के लिए भी। क्या एक्सपेक्ट कर रहे हैं इस बार? रेट हाइक एक्सपेक्ट करें? देखिए, 28-29 को मीटिंग है, बहुत बड़ी, बहुत इंपॉर्टेंट मीटिंग है। पर केविन वॉश हैं, वो भी ट्रंप द्वारा नियुक्त किए गए हैं। कमेंट्री भले ही बहुत अच्छी ना आए, पर रेट बढ़ने के चांस मुझे नहीं नजर आ रहे, क्योंकि अभी 2 दिन पहले अमेरिका का इन्फ्लेशन आया, 2.8 से घट के 2.6 पर आया। तो थोड़ा सा इन्फ्लेशन में, हालांकि क्रूड ऑयल के दाम अब 100 चले गए हैं, पर फिर भी केविन वॉश ये तो जरूर बोलेंगे कि भाई हाँ, फेड के जो मेंबर्स हैं, FOMC के जो मेंबर्स हैं, हाँ आगे महंगाई का खतरा है, हम सितंबर में रेट बढ़ा सकते हैं, हम दिसंबर में बढ़ा सकते हैं 2027 पर। इस बार बढ़ाने का, जब तक अरुणिमा इलेक्शन है अमेरिका में, ये रेट बढ़ता नहीं दिखेगा, कितनी ही महंगाई हो जाए। अब जहां तक बात कमोडिटी मार्केट्स की है, तो सबसे पॉपुलर कमोडिटी मार्केट में जीरा और लेड कॉपर की बात कम करता हूं। लोग सोना चांदी ज्यादा सुनना चाहते हैं जी। देखिए, कमोडिटी मार्केट प्रेशर में है। कल सुबह सोना $4150 तक गया था। ऐसा लग रहा था कि सोने ने बॉन्ड यील्ड, डॉलर इंडेक्स और क्रूड ऑयल को थोड़ी सी अपनी रिश्तेदारी तोड़कर इनसे अलग रुख बनाने का कोशिश की है। परंतु क्रूड ऑयल में इतना जबरदस्त जंप आया कि मेरी जो अपनी एनालिटिक टीम है, हम लोग कॉमेक्स को ऑपरेट भी करते हैं और हम लोग बहुत क्लोजली एनालाइज भी करते हैं। कॉमेक्स में फिर एक बार कल दोपहर से शॉर्ट बनने शुरू हो गए थे, और जो लॉन्ग्स शॉर्ट लॉन्ग्स को एक्सीड कर गए।
जिसकी वजह से इस समय सोना फिर आपको $4030-35, इस समय 24 जुलाई है, लगभग 12 साढ़े 12 वक्त का टाइम है। लोगों का जानना जरूरी होता है, क्योंकि वीडियो जाने में कई बार देर लगती है तो रेट आउटडेट हो जाते हैं। तो इसलिए इस बार फिर 4035 के आसपास आ गया है। फिर एक बार बॉन्ड यील्ड 4.7 का क्रॉस कर जाना मैं समझता हूं सोने के लिए अच्छा नहीं है। लॉन्ग टर्म आउटलुक में कोई बदलाव नहीं है अर्निमा। लॉन्ग टर्म आउटलुक 2 से 5 साल का जो मैं अक्सर बोलता हूँ वो जस का तस बना हुआ, इसमें कोई बदलाव नहीं है। इट्स अ गुड अपॉर्चुनिटी फॉर पीपल हु वांट टू इन्वेस्ट इन अ स्टैगर्ड मैनर, इन अ सिस्टमैटिक मैनर। थोड़ा थोड़ा करके आप इकट्ठा करना चाहते हैं, अपने इन्वेस्टमेंट एडवाइजर से सलाह लेके, अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से सलाह लेके आप कर सकते हैं। मैं शायद होता तो मैं इसको एक अवसर के रूप में देखता। यहाँ फिलहाल कमोडिटी के ऊपर दबाव है। अब ये अगला मूव डिपेंड करेगा कि 29 को कॉमेक्स की मंथली एक्सपायरी भी है कॉन्ट्रैक्ट्स की, और 28-29 को फेड की मीटिंग भी है। तो मुझे लग रहा है आने वाले जो ये 5-7 दिन है, ये सोने चांदी के लिए काफी रॉकिंग होने वाले हैं। ऊपर नीचे बहुत तेज उतार चढ़ाव आपको कहीं भी दिख सकता है। चांदी के लिए मैं अलग से इसलिए नहीं बोल रहा अर्निमा कि इस समय चांदी ताल से ताल मिला के सोने के साथ चल रही है, बिकॉज इट इज मोर और लेस राइडिंग द सेम सेंटिमेंट। थोड़ा सा जो जीएसआर होता है, गोल्ड सिल्वर रेशियो, वो ऊपर नीचे होता है, 1:60 हो गया, 58 हो गया, कभी 62-64 हो गया। बट प्रिंसिपली सिल्वर इज मूविंग अलॉन्ग विद गोल्ड। ऊपर जाता है, ऊपर जाती है, वो नीचे आता है, नीचे आती है। और बाकी अभी सिल्वर के लिए हमें अलग से कोई ऐसी बहुत स्पेशल बात नहीं है। जो इंडस्ट्रियल डिमांड है वो जस की तस बनी हुई है, बट स्पेकुलेटिव मूव्स इस समय ज्यादा सिल्वर को गवर्न कर रहे हैं। इज कॉपर द न्यू गोल्ड? कॉपर इज द न्यू गोल्ड, पर भारत में कॉपर को न्यू गोल्ड बनने के लिए अर्निमा थोड़े से बदलाव लाने पड़ेंगे। कॉपर के लिए आपको एक तो ईटीएफ लाना पड़ेगा, क्योंकि कॉपर जो लोग ले रहे हैं, जो हार्ड फॉर्म में लेते हैं, इन्वेस्ट करते हैं भारत में, उनके लिए दिक्कत है जब वो बेचने जाते हैं तो वो जंग के भाव बिकता है, वो लेने वाले उसको लेते नहीं है। तो आप, और दूसरा इतनी सस्ती 1200-1300 रुपए किलो की आइटम है, तो कहाँ रखेंगे आप? कितना ले लेंगे और कहाँ रखेंगे? कमरे के कमरे भर जाएंगे, और फिर रख भी लेंगे तो बेचेंगे कैसे? तो मुझे लग रहा है जब तक ईटीएफ नहीं आते हैं तब तक के लिए भारत में कॉपर मे बी द न्यू गोल्ड, बट द प्रॉब्लम इज हाउ डू यू इन्वेस्ट। आप एट बेस्ट यही कर सकते हैं कि आप कुछ ऐसी कंपनीज हैं, मैं यहाँ नाम नहीं लेता हूँ कंपनीज का, उसमें आप निवेश करके रखिए। उन कंपनीज के स्टॉक बढ़ेंगे जो कॉपर को प्रोड्यूस करती हैं, कॉपर को रिफाइन करती हैं, प्योरीफाई करती हैं। तो उन कंपनीज में कर सकते हैं। द प्रॉब्लम इन इंडिया विद कॉपर इज कि भारत में कॉपर का निवेशक कैसे निवेश करे? फिजिकल ले नहीं सकता, ईटीएफ्स है नहीं, घूम फिर के फिर वही कंपनी। या तो आप ये एक काम कर सकते हैं कि आप अमेरिका में जो ईटीएफ्स हैं उसमें आप कॉपर में निवेश कर सकते हैं। और जी, एक आखिरी सवाल सर, डोनाल्ड ट्रंप ने तो जिस तरीके से हमने समझा कि क्या कुछ करने की प्लानिंग की है, एक तरफ ईरान के साथ टग ऑफ वॉर ही खेल रहे हैं वो, और दूसरी तरफ टैरिफ्स का गेम प्ले आउट कर रहे हैं। ऐसे में ये आखिरी सवाल उन व्यूअर्स के लिए जो सच में बाजार और अपना पोर्टफोलियो देख करके परेशान हैं, कैसे ये वॉर प्रूफ पोर्टफोलियो बनाना है? स्ट्रैटेजी क्या रखें? कैश बढ़ा लें या इन्वेस्टमेंट करने के लिए बेटर अपॉर्चुनिटी है? कौन से सेक्टर्स बेहतर? सर, आपका एनालिसिस क्या कहता है? मुझे लगता है अर्निमा की अपॉर्चुनिटी की तरह ही देखना चाहिए। जो मैच्योर इन्वेस्टर है, जो लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर है, उसके लिए बहुत अच्छा अवसर है। डिफेंस हो गया, एफएमसीजी हो गया, रिन्यूएबल एनर्जी हो गया, ग्रीन एनर्जी हो गया। मुझे लग रहा है कुछ सेक्टर्स ऐसे हैं जो आगे भविष्यात्मक सेक्टर्स हैं, इनमें आपको नजर रखनी चाहिए। थोड़ा थोड़ा करके कुछ वैल्यूएशंस बहुत अट्रैक्टिव हो गए हैं, उन वैल्यूएशंस पे नजर रखिए। कंपनी की चॉइस बहुत अच्छी होनी चाहिए, ऑर्डर बुक, सेक्टर वगैरह वो सब बहुत अच्छे से देखिए। एंड आई थिंक दिस इज अ गुड अपॉर्चुनिटी फॉर अ लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर। अगर आप लंबा नजरिया रख रहे हैं तो ये आप इसमें पैनिक करने की जरूरत नहीं है। ये एक असाधारण घटना है, असामान्य घटना है। दिस इज एन एक्स्ट्रॉर्डनरी इवेंट, एन एक्स्ट्रॉर्डनरी सिचुएशन। एक्स्ट्रॉर्डनरी सिचुएशन में पैनिक नहीं करना चाहिए। अगर आप लंबे वक्त के निवेशक हैं तो आपके लिए बहुत अच्छा एक मौका है। हो सकता है 2 साल बाद आपके पास ये रेट्स कभी हाथ ही ना आए, तो फिर आप क्या करेंगे? यू विल नेवर फाइंड दीज रेट्स अगेन। तो आई थिंक दिस इज अ गुड अपॉर्चुनिटी। लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर ऐसे मौकों पर बार्गेन ढूंढते हैं, ऐसे मौकों पर ऐसे शेयर्स ढूंढते हैं जो अट्रैक्टिव कीमत पे आ गए हैं। तो आप किसी सेबी रजिस्टर्ड प्रोफेशनल से सलाह लेके और अच्छे स्टॉक्स को आप चूज करिए और अपने पोर्टफोलियो बनाइए। एंड इन द लॉन्ग रन यू मे नॉट हैव टू रिग्रेट, बट शॉर्ट टू मिड टर्म मुझे ये बहुत मुश्किल परिस्थितियां दिख रही हैं। मुझे लग रहा है बाकी का भी जो 2026 है वो भी कोई इतना आसान नहीं रहने वाला है। सर, आपको कुछ ऐसे सेक्टर्स नजर आ रहे हैं जहां से अभी दूरी बना के रखें, जहां फंस सकते हैं? जी हाँ, ऑयल से दूरी बना के रखिए। जो ऑयल मार्केटिंग कंपनीज हैं उनसे बेटर है दूरी बनाना। एविएशन कंपनी से दूरी बना के रखिए। इसके अलावा अगर आप देखें तो पेट्रोकेमिकल्स हैं, एनीथिंग विच इज रिलेटेड टू इंपोर्ट ऑफ एनर्जी,
उन सब सेक्टर्स से दूरी बना सकते हैं। और इसी के बिल्कुल ऑपोजिट आप ग्रीन एनर्जी, रिन्यूएबल एनर्जी से आप जहां इलेक्ट्रिक, जो ऑटोमोबाइल में भी जहां जो कंपनीज इलेक्ट्रिक व्हीकल्स पे फोकस कर रही हैं, उन पर आप अपना ध्यान केंद्रित कर सकते हैं। आई थिंक सबसे बड़ी दूरी इस समय अगर आपको बनानी चाहिए तो वो ऑयल से बनानी चाहिए। आईटी हैज बीन, आईटी ने इतना नाच नचा रखा है लोगों को जी। कि कभी कुछ रोज ऐसा लगता है आईटी में एक नया नजरिया बनता है। रोज एक रिजल्ट आता है, टीसीएस का रिजल्ट ठीक ठाक रहा, इन्फोसिस का आज डिसअपॉइंट किया, जी। और बीच में एचसीएल टेक का ठीक रहा। ऐसे बैंकिंग सेक्टर में भी मिले जुले आ रहे हैं, बहुत मिले जुले परिणाम आ रहे हैं। तो आईटी सेक्टर से भी मुझे लग रहा है फिलहाल, क्योंकि इतना ज्यादा वॉलेटाइल है आईटी सेक्टर, रोज एक नया करवट पलटता है आईटी सेक्टर। तो मुझे लग रहा है आईटी सेक्टर से भी कुछ दिन के लिए अगर आप दूरी बना के रखें, जब तक ये सारी सिचुएशन एआई से रिलेटेड और सारे रिजल्ट्स आ जाते हैं, उसके बाद आईटी सेक्टर का एक असेसमेंट करके उसमें एंट्री लेनी बनेगी, ओनली फॉर दोज कंपनीज व्हिच हैव डेडिकेटेडली पुट देयर एफर्ट्स इनटू एआई। सर, क्योंकि आपने अर्निंग्स का यहाँ पे जिक्र कर दिया है, आई टेक लिबर्टी की एक सवाल और पूछ लूं आपसे। हमने लास्ट डिस्कशन में ये डिस्कस भी किया था कि Q1 अर्निंग्स जो हैं वो कमजोर रह सकती हैं, Q2 भी कमजोर रह सकती हैं, जो भी जियोपॉलिटिकल सिचुएशंस चल रही है उनके चलते। पर कंपैरेटिवली अगर हम Q1 अर्निंग्स को देखें तो काफी बेहतर अर्निंग्स, बाजार की उम्मीद से ज्यादा बेहतर, जो एक्सपेक्टेशंस थी उससे बेहतर दिखाई दी कई कंपनीज की, कई बैंक्स की। Q2 के लिए भी ऐसी एक्सपेक्टेशन रखें, थोड़ी मजबूती देखें अर्निंग्स में? देखिए, अभी रिजल्ट सीजन अर्निमा पूरा खत्म नहीं हुआ है, तो अर्निंग्स जो है वो मिली जुली आ रही हैं। बहुत मतलब कुछ एक कंपनीज की ठीक ठाक हैं, कुछ एक कंपनीज ने डिसअपॉइंट किया है। आई थिंक इट्स बीन अ मिक्स्ड बैग। तो बिल्कुल Q2 भी ऐसे ही रहेगा। अभी तो लड़ाई बदस्तूर जारी है। अब ये $100 पर क्रूड का पहुंचना कॉर्पोरेट वर्ल्ड के लिए फिर एक बार खतरे की घंटी बजा रहा है। फर्टिलाइजर्स हो गया, केमिकल्स हो गए, पेंट्स हो गए, बहुत सारे जहां पर बॉयलर्स यूज होते हैं, जहां भी इंडस्ट्री में एनर्जी का, ऑयल का किसी भी तरीके से डायरेक्टली या इनडायरेक्टली यूज होता है, वो सब इनकी सबकी कॉस्ट बढ़ने वाली है। तो ये भी मिला जुला ही रहेगा। आई थिंक पर हाँ, ये अच्छा है कि उतना जितना डिसअपॉइंटिंग की अभी तक उम्मीद थी, उससे थोड़ा सा बेहतर रहा है, थोड़ा सा बेहतर दिखाई दिया है। हालांकि लेट दी एंटायर रिजल्ट सीजन कंक्लूड। आज भी 13-14 कंपनियां मेरी वॉच लिस्ट पे हैं जिनके रिजल्ट्स आने हैं। सो आई थिंक आई विल वेट फॉर द रिजल्ट सीजन टू कंक्लूड बिफोर गिविंग अ वर्डिक्ट कि ये ओवरऑल कैसा रहा। बट सो फार यस, अ मिक्स्ड बैग। थैंक यू सो मच शरद सर फॉर ज्वाइनिंग अस टुडे। बहुत सारे कॉन्सेप्ट्स क्लियर हुए हैं और व्यूअर्स को मुझे लगता है काफी क्लैरिटी मिलेगी फिलहाल जो सिचुएशन चल रही है उस पर। थैंक यू सो मच। ऑल द बेस्ट। थैंक यू।